सभी को नमस्कार। खनिज और ऊर्जा संसाधन पाठ में आज हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे सौर ऊर्जा पर। और इससे पहले वाली वीडियो हमने ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों पर डिस्कस किया था। आज हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर हम बात करेंगे, जिसमें सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो है एक उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा संयंत्र के जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसीलिए भारत के राजस्थान में और गुजरात का जो क्षेत्र है उसमें एक विशाल संभावना है सौर ऊर्जा के लिए। तो ये भारत के भुज के नज़दीक जो माधोपुर में एक तो स्थित है, साथ में राजस्थान में सौर ऊर्जा की काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा के एक संभावना के उसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो वो है राजस्थान में। और सौर ऊर्जा तो आजकल ज़्यादातर घरों में भी, खेतों में, ट्यूबवेलों में या अन्य जो है व्यावसायिक कार्यों में भी सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ये एक आधुनिक स्तर का ऊर्जा का स्रोत है और इसको काफ़ी स्वच्छ और वातावरण के अनुकूलन माना गया है। अब हम बात करते हैं दूसरा संसाधन गैर परंपरागत का, वो है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा को महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है और इस प्रकार की जो पवन ऊर्जा है इसमें बड़ी बड़ी टरबाइन लगाई जाती हैं और टरबाइन को जो है एक विशाल पेटी पवन ऊर्जा की वो है तमिलनाडु के नागरकोइल में, और दूसरा मदुरई तक जो है इसका विस्तार किया गया है। साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी पवन ऊर्जा के बहुत बड़े स्कोप मौजूद हैं भारत में। और जो पवन ऊर्जा या पवन चक्की जो काम करती है तो एक बड़े विशाल स्तर पर लगभग 70 से 80 मीटर की ऊंचाई होती है। इसके 3 बड़े बड़े जो है टरबाइन के साथ लगे पंख होते हैं। जैसे हवा के प्रेशर से ये बड़ी बड़ी पंखड़ियाँ घूमती हैं तो टरबाइन घूमती है। जैसे जैसे टरबाइन घूमती है तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। खासकर इसको लगाने के लिए एक श्रृंखला की आवश्यकता पड़ती है जिसको टरबाइन के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण इसमें है बायोगैस गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में। तो बायोगैस का प्रचलन गाँव में भी बहुत जगह है। जितने भी पशुपालन हैं, उस जो पशुपालन हैं वो उनके जो पशुओं से जो मलमूत्र उत्सर्जित होता है उससे भी इसका उपयोग किया जाता है। तो गाँव इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट पदार्थों, पशुओं और मानव जनित अपशिष्टों के प्रयोग से घरेलू उपयोग हेतु हम कम से कम बायोगैस उत्पादन तो कर ही सकते हैं। तो हमारे लायक जो है जितनी भी बायोगैस हैं तो घरेलू कार्यों द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। और इसकी तापीय क्षमता जितने भी हम घरों में प्राय उपले या लकड़ी का उपयोग करते हैं या मिट्टी का तेल उपयोग करते थे पहले, उनकी अपेक्षा इसकी जो है तापीय क्षमता अच्छी होती है, एक अच्छी श्रेणी का ताप माना जाता है। और पशुओं को जो है गोबर प्रयोग करने के लिए इस संयंत्र को जो है गोबर गैस प्लांट के भी नाम से जाना जाता है। गांव में प्राय इनको गोबर गैस प्लांट किया जाता है। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो इस प्रकार की जो एक स्टोरेज होता है और इसमें जितने भी पशुओं और जो है अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका पानी के साथ मिक्स करके इस स्टोरेज में डाला जाता है और उसके बाद में इसके संपीड़न से जो गैस उत्पन्न होती है उसका कनेक्टिविटी जो है घरों के रसोई घर तक होती है और घरेलू जो है ऊर्जा उसमें हमें प्राप्त होती है। और ये प्राय 2 प्रकार से लाभान्वित होती है। बायोगैस के 2 फायदे हैं। एक तो ऊर्जा के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त मिलती है, साथ में जितने भी विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ हैं या दूसरे अन्य चीज़ें हैं उनका उपयोग अच्छे से हो जाता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण थे। और इसमें 2 और महत्वपूर्ण प्रकार हैं, जिसमें से एक है ज्वारीय ऊर्जा। और ज्वारीय ऊर्जा आप सभी जानते हैं कि महासागरीय तरंगों का भी प्रयोग हम विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं। जितनी भी संकरी खाड़ी के आर पार जो है बाढ़ का पानी बांध में ही रहता है। कहने का अर्थ ये है कि जब भी
समुद्र में ज्वार भाटा आता है, पानी का स्तर काफ़ी ऊंचा बढ़ जाता है और उसके बढ़ने के बाद में एक संकरी जो दीवार है उससे पानी क्रॉस हो जाता है और उसके बाद में जो है उस खाड़ी नुमा संकरी रास्ते से प्रवेश द्वारा पानी उसमें भरा जाता है। द्वार बंद होने पर जो है पानी बांध में ही रह जाता है और पानी को ज्वार उतरने के बाद में पाइप के माध्यम से वापस समुद्र में छोड़ा जाता है, जिससे टरबाइन चलती है और बिजली उत्पन्न होती है। और यह भारत में हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन जो है कच्छ की खाड़ी में लगभग 900 मेगावाट संयंत्र स्थापित है। अगर हम डायग्राम के हिसाब से अगर हम बात करें तो जिस प्रकार समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, पानी का स्तर जो है काफ़ी ऊंचा उठ जाता है और ऐसे डैम बनाया जाता है। उस डैम में से बीच के स्तर पर सुराग छोड़ा जाता है ताकि समुद्र का बढ़ा हुआ स्तर का पानी कम से कम जो जलाशय है, जो बांध है बड़ा, उसमें आ जाता है। एक स्तर पर जब ये बांध पूरा भर जाता है तो इस रास्ते से जो है बंद करके जो समुद्र वापस ज्वार भाटा कम हो जाता है तो वापस पानी ये जो जलाशय बांध का समुद्र में छोड़ा जाता है। इसी रास्ते के बीच में टरबाइन होती है और पानी के वेग से टरबाइन घूमती है और बिजली उत्पादित होती है। और अंतिम इसमें है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा का मतलब ये है कि ज़मीन के अंदर भी काफ़ी ऊर्जा मिलती है और इसके आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग करके उत्पादित की जाती है जो भूतापीय ऊर्जा है। और भूतापीय ऊर्जा जो भूमि के ताप से जो प्राप्त करके की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के उथली गहराइयों में भी तापमान 270 डिग्री से भी अधिक हो सकता है। भाप के प्रयोग से जो टरबाइन चलाकर इस विद्युत उत्पादन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कई जगह हम देखते हैं कि भारत में भी सैकड़ों जगह पर गर्म पानी के चश्मे मिलते हैं। और भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो पृथ्वी की आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग करके जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के जो ये ऊपरी स्तर है इसमें पृथ्वी के गहराइयों में बहुत अधिक स्तर पर 270 डिग्री तक जो है तापमान होता है। तो उसको निकालने के लिए, इस भाप को निकालने के लिए ठंडा जल एक पाइप से इसमें छोड़ा जाता है और भाप जो है निकलती है जो टरबाइन से कनेक्ट होता है। टरबाइन चला करके बिजली उत्पन्न की जाती है। एक सुराग में इसमें ठंडा पानी छोड़ा जाता है ताकि भाप जो है कनेक्ट लगातार होती रहे, अधिक भाप चलती रहे और इस प्रकार जो है बिजली उत्पादित की जाती है। और अंतिम है इसमें कि ऊर्जा संसाधनों की संरक्षण की क्या आवश्यकता है। तो बहुत आवश्यकता है। मैं सबसे पहले यही कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अधिक से अधिक और निजी वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। कहने का सामान्य अर्थ ये है कि हमारे पास संसाधन सीमित स्तर पर हैं तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, पर्सनल ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कम करना चाहिए ताकि ईंधन की बचत हो। आवश्यकता न होने पर जितने भी बिजली उपकरण हैं, पंखे हैं, लाइट हैं, कूलर है, उनको फ्रिज है, उनको समय अनुसार अगर प्रयोग में नहीं है तो बंद कर देना चाहिए। ऊर्जा को बचाने के जो है विभिन्न उपाय करनी चाहिए। बिजली उपकरणों को नियमित रूप से उनकी जांच करनी चाहिए ताकि अधिक जो है विद्युत खर्च ना हो। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि घरों में, खेतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जितने भी अच्छे स्तर के ऊर्जा संसाधन हैं उनका उपयोग करना चाहिए। और ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों का पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक इसका हम उपयोग कर सकें और लंबे समय तक पर्यावरण को स्वस्थ रख सके। तो आज हमने बस इसी पर चर्चा की है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों पर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया। थैंक यू। जय हिंद।